Hello students, कैसे हैं आप सब? May I hope you all are doing great. And once again, welcome back to Priyanka Career Hub for UGC NET exam preparation. This is all about me. My name is Priyanka Punjabi. I'm UGC NET qualified with 98 percentile, Labor Welfare Code 55, and currently I'm working as assistant professor in BBIB department. And friends, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। यूजीसी नेट पेपर 1 का जून का जो री एग्जाम होने वाला है उसकी इंपॉर्टेंट 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज मैंने आपके लिए लॉन्च की है। एंड फ्रेंड्स, इस सीरीज को लॉन्च करने का, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, आपको लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू के वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाए एंड आपका लाइफ टाइम तक वो कॉन्सेप्ट जो है वो रिटेन रहे। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, बस मेरा ऑब्जेक्टिव है ताकि आप लॉन्ग टाइम तक इस कॉन्सेप्ट को कभी भी आप ना भूलें। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका जो एक्सप्लेनेशन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। According to Bloom taxonomy of educational objectives, which of the following are the categories of cognitive domain? Option number A, receiving, valuing. Option number B, valuing. C, application. Option number D, knowledge. And option number E is organization. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉग्निटिव डोमेन। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी थी। केस के मीन्स नॉलेज, सी मीन्स कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की थी कॉग्निटिव, ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के लिए। तो आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रिसीविंग और वैल्यूइंग आपके अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। एप्लीकेशन और नॉलेज, एप्लीकेशन और नॉलेज जो हो जाते हैं वो हमारे आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अफेक्टिव डोमेन होता है, आर वो। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक दी थी ये मैंने आपको दी थी अफेक्टिव डोमेन के लिए, राइट। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजेशन। तो आपसे पूछा गया है कॉग्निटिव, तो आंसर हो जाता है हमारा एप्लीकेशन एंड नॉलेज। आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, के केस, नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपके कॉन्सेप्ट के लिए ऐड कर दिया है नॉलेज। अंडरस्टैंडिंग मीन्स कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। Next, question number 2. Which of the following are the intellectual characteristics of adolescent? Intellectual characteristics means mind related, reasoning. Adolescent पूछा गया है, यानी कि आपसे adult learner के characteristics पूछे गए हैं। Option number 1, A, variation in emotional moods. Option number B, development of imaginations. Option number C, increase in span of attention. Option number D, increase in pulse rate. Option number E, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। आपसे अडल्ट लर्नर के पूछे गए हैं। अडल्ट लर्नर जो कि टीचर पर डिपेंड नहीं होता है, उसकी रीजनिंग और थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। अडल्ट लर्नर का इमोशनल मूड स्विंग नहीं होता। चाइल्ड जो लर्नर होगा उसके इमोशनल मूड्स में वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, तो ये तो हमारा नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, यस, अडल्ट लर्नर जो मैच्योर हो जाता है उसका डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि उसकी इमेजिनेशन की थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। इंक्रीज इन स्पैन ऑफ अटेंशन, अटेंशन देने लगता है जब चाइल्ड जो है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जो चाइल्ड होते हैं उनका अटेंशन हमें खुद लेना पड़ता है क्योंकि वो टीचर पर डिपेंड होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती। तो इंक्रीज इन पल्स रेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, रीजनिंग और माइंड जो है अडल्ट लर्नर का डेवलप हो जाता है। तो बी सी ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following are the factors that affect learning? Option number A, mental health. Option number B, attention. Option number C, gender. Option number D, readiness. Option number E, fatigue. आपको बताना है कौन से फैक्टर जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग को अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होती है
तभी वो कुछ लर्न कर पाएगा। लर्निंग यानी कि कुछ सीखने के लिए हमें मेंटली एक्टिव होना पड़ता है। अटेंशन, जब स्टूडेंट अटेंशन देगा तभी वो कुछ लर्न कर पाएगा। जेंडर का इसमें कोई रोल नहीं है, चाहे वो गर्ल हो या बॉयज हो, लर्निंग सबके लिए इक्वल है। रेडीनेस, यस, लर्नर जो होता है, स्टूडेंट रेडी होना चाहिए लर्न करने के लिए, तभी वो कुछ सीख पाएगा। फटीग, अगर स्टूडेंट थक जा रहा है, फटीग का मीन्स थकना, अगर स्टूडेंट थक जाता है तो उसकी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो फटीग हो जाएगा। इसमें से ओनली जेंडर जो है वो इनकरेक्ट है। ए बी डी ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैं आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन, एंड जो मैं कॉन्सेप्ट इसके साथ में बना रही हूँ, पेन एंड पेपर लेके साथ में बैठिएगा, नोट करते जाइएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू डेवलप क्विजेस। आपको बताना है कौन से सॉफ्टवेयर क्विजेस को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं। वैकलेट, लर्निंग पॉड, पिक्सटन, हॉट पोटैटोस एंड सोक्रेटिव्स। फ्रेंड्स, पेंडेमिक 2019 के टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए थे ऑनलाइन वर्चुअल टीचिंग के लिए। स्कूल एंड कॉलेजेस ने ऑनलाइन जो मीटिंग या फिर अदर अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू टीच कर रहे थे, लर्निंग प्रोवाइड कर रहे थे स्टूडेंट्स को, तो तब उस टाइम पे क्विजेस के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए थे। तो वैकलेट, आइए हम देखते हैं कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। वैकलेट, वैकलेट आपका क्विजेस के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। लर्निंग पोर्ट जो होता है वो क्विजेस का सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहाँ पे 3 to 10 स्टूडेंट जो है एक टाइम पर एंगेज हो सकते हैं, एंड उनको क्विजेस और असाइनमेंट टीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। केजी टू लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर है। राइट, पिक्सटन जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। हॉट पोटैटोस भी आपका लर्निंग सॉफ्टवेयर है। सोक्रेटिव भी आपका क्विजेस को डेवलपमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर, यानी कि टीचर इसमें क्विजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बी डी ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 1। फ्रेंड्स, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, द conceptual variables to be converted into a scientifically researchable variables involves redefining the abstraction of a conceptual variable into an empirical one. Statement number 2, clear and detailed procedures and instrument to make the actual observation should be specified so that other researchers scientists do not duplicate the observation. आपको बताना है which statement is true and false. स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल टू बी कन्वर्टेड इनटू साइंटिफिकली। कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल का मीन्स होता है जो हम मेजर करना चाहते हैं, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं उसको साइंटिफिक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो रिडिफाइनिंग द एब्स्ट्रक्शन ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल। इंपीरिकल का मीन्स होता है प्रैक्टिकल, मीन्स होता है प्रैक्टिकल। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल यानी कि जो रिसर्चर है वो कन्वर्ट करना चाहता है साइंटिफिक वेरिएबल में, रीडिफाइन करना चाहता है एब्स्ट्रैक्शन को इंपीरिकल में, दैट स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। राइट, statement number 2, clear and detailed procedure and instrument to make the actual observation should be specified so that other researchers scientists do not। जो आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में, अपने रिसर्च वर्क में, वो कोई अदर पर्सन उसका डुप्लीकेट यानी कि दोबारा से उसका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं होना चाहिए था जो आप रिसर्च कर रहे हैं दोबारा भी कोई पर्सन उसका ऑब्जर्वेशन एंड उसका डुप्लीकेट कर सकता है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज false. One is true and second is false. Option number 3 is the correct answer. Question number 6. Which of the following are advantages of quantitative interviewing over participants' observation? Option number A, wider range of issues can be discussed. Option number B, event can be reconstructed. Ethical aspect of research can be adhered to. Name calling is permitted. Outsider can be allowed to interrupt the process. क्वेश्चन में आपसे एडवांटेजेस पूछा जा रहा है क्वांटिटेटिव इंटरव्यू। क्वांटिटेटिव इंटरव्यू यानी कि जो इंटरव्यू हमारा अजम्पशन के बेसिस पे नहीं है, कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हमें उसका कुछ आउटकम चाहिए, यानी कि कोई रिजल्ट चाहिए, आउटकम, और वी वांट द रिजल्ट और आउटकम। वाइडर इंटरव्यू में बहुत सारे इश्यूज को हम डिस्कस कर सकते हैं, वाइडर रेंज ऑफ इश्यूज कैन बी डिस्कस। यस, ए इज करेक्ट।
इवेंट कैन बी रिकंस्ट्रक्ट, यस इवेंट को हम रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट ऐसा जरूरी नहीं कि ओनली एक बार ही करना है, हम दोबारा भी कर सकते हैं। एथिकल एक्सपेक्ट ऑफ रिसर्चर कैन बी अदेयर टू, यस एथिकल एक्सपेक्ट जो होता है उसको भी हम मानेंगे क्वांटिटेटिव में। एथिकल मीन्स व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसको भी हम क्वांटिटेटिव इंटरव्यू में ध्यान में रखेंगे। नेम कॉलिंग परमिटेड है, रॉन्ग। आउटसाइडर कैन बी अलाउड टू इंटरप्ट द प्रोसेस, आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग है, हम जो है सबको अलाउ करेंगे। ए बी सी, ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, in quantitative research, providing a basic for more precise estimation of the degree of relationship among or between concept in the function of, option number 1 surveying, 2 reviewing, measurement and sampling। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है in quantitative research providing a basic for more precise estimation of the degree of relationship among the concept, कोई रिलेशनशिप कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी वेरिएबल है, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, राइट रिसर्च के लिए, इसे हम बोलेंगे मेजरमेंट, यानी कि ए और बी में हमें मेजरमेंट करना है कि हमें क्या करना है और क्या क्या रिसर्च में करना है और क्या एक्सपेक्टेड है, यानी कि हमें अपने आउटकम के लिए मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेशन के लिए रिलेशनशिप करना है दो वेरिएबल की कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शंस, दैट इज मेजरमेंट, राइट मेजरमेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 में आपसे 5 जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेटमेंट नंबर वाले क्वेश्चन में आपसे ये ऑप्शन ये भी दिया जाता है कि ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर बी, तो ऐसे भी आपसे पूछा जाता है। तो 5 जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। स्टेटमेंट नंबर 1, when messages are delivered by popular sources they have higher attention and recall of the receiver। Statement number 2, a highly credible source may not score much in the areas of expertise, trustworthiness and dependability। ऑप्शन में आपसे सॉरी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है when message are delivered by popular sources, जब मैसेज बहुत सारे सोर्सेस से डिलीवर होता है, जब हायर अटेंशन होती है एंड रिकॉल होता है रिसीवर को। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे कोई मैसेज देखा, राइट आपने फेसबुक पे कोई मैसेज देखा, देन उसके बाद आपको आपने वो इंस्टाग्राम पे भी देख लिया, फिर वही आपने यूट्यूब पे देख लिया, वही मैसेज आपने ब्लॉग में भी देख लिया, सेम थिंग। तो क्या होता है वो चीजें आपके माइंड में रिटेन हो जाती है। जब बहुत सारे सोर्सेज से मैसेज डिलीवर होता है, एक ही मैसेज बहुत सारे सोर्सेज से जब डिलीवर होता है, तो हायर अटेंशन हो जाता है ऑडियंस का, एंड वो जो है रिसीवर को रिकॉल हो जाता है, यानी कि उसके माइंड में याद हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। 2, a highly credible source may not score much in the areas of expertise। जब बहुत सारे सोर्सेस से जाएगा तो वो बोल रहे हैं कि ट्रस्ट वर्दीनेस और रिकेबिलिटी नहीं होगी, ऐसा ये नहीं होगी, ऐसा नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। बहुत सारे सोर्सेस से जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रस्ट वर्दीनेस या एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसा कहीं कहीं हो सकता है, सारी सिचुएशन में हम ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं होगी या फिर लिकेबिलिटी नहीं होगी या एक्सपर्टीज नहीं होगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑप्शन नंबर 2 इज फॉल्स। सो हमारा आंसर हो जाता है थर्ड, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following are objectives in marketing communication? Option number A, building competitive brands, category needs, brand awareness, brand attitude, brand purchase intention। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मीन्स किसी पर्सन के साथ में अपने मैसेज को शेयर करना, डिलीवर करना, राइट। बैटलिंग कॉम्पिटिटिव ब्रांड का मतलब है कि अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड के इंपॉर्टेंस को कम करना, रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड्स, रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड।
बैटलिंग कॉम्पिटिटर ब्रांड का मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड के इम्पोर्टेंस को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, तो ए जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कैटेगरी नीड, यानी कि कस्टमर के लिए नीड बनाना, कस्टमर को जब जरूरत होगी तभी वो आपके प्रोडक्ट को परचेस करना है, यानी कि लोगों को ये बताना कि आपके प्रोडक्ट की उनको डिमांड है, उनको उसकी आवश्यकता है। ब्रांड की अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस बतानी होगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर लोगों को पता होगा उस प्रोडक्ट के बारे में तभी आपके मार्केट में जो है डिमांड बढ़ेगी, इसकी ये होती है हमारी मार्केटिंग। ब्रांड का एक एटीट्यूड, एक अलग से कोई एटीट्यूड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले जो निरमा आता था हमारे माइंड में, एक वो गर्ल वाइट कलर का जो ड्रेस होता था उसका वॉशिंग पाउडर निरमा, हम ये सुनते थे तो हमारे माइंड में एक एटीट्यूड ब्रांड के लिए आ गया था। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ब्रांड परचेस इंटेंशन इज ऑल्सो राइट। तो बी सी डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स 100% श्योरिटी के साथ में मैं आपको कह सकती हूँ कि मेरे बताए हुए एक्सप्लेनेशन आप कभी भी नहीं भूलोगे, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। सो टू स्टेटमेंट गिवन है, अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू डेरिडा द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सबॉर्डिनेट टू द इफेक्ट ऑफ राइटिंग। अब आप यहाँ पे मत सोचिएगा कि ये डेरिडा जो है वो डिसीज है। डेरिडा राइटिंग से रिलेटेड जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया, राइट। और रीडिंग रिलेटेड जो डिसीज होती है उसे बोलते हैं हम डायलेक्सिया। ओके, डायरेक्टा पर्सन है जो बता रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर सबॉर्डिनेट टू द इफेक्ट ऑफ राइटिंग। सो ये जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा, राइट। अब 2 जो बोला जा रहा है, राइट, इनके हिसाब से इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो किसका सबॉर्डिनेट होता है, राइटिंग का। कम्युनिकेशन में जो हम वर्ड बोलते हैं वो राइटिंग से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम हमारे वर्ड को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो ये जो होते हैं राइटिंग से भी रिलेटेड होते हैं, रीडिंग से भी रिलेटेड होते हैं, राइट। डेरिडा कैटेगरीज आर इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलीसेमिया एंड एग्जामिनेशन। डेरिडा की जो कैटेगरीज होती है उसपे यस, अगर कोई सेंटेंस है फॉर एग्जांपल वो इंग्लिश में है तो हम उसे चाइनीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसे रशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके कैटेगरीज को लैंग्वेज पॉलीसीमिया, यानी कि इंग्लिश में पॉलीसीमिया को आई थिंक बोलेंगे बहुरूप, और प्रसार में भी कर सकते हैं हम उसको और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। So statement number 2 is also correct. So option number 1 is right. Next question number 11. The term maze, petia, vanakre mentioned in the new cover on the over the past few years are related to option number 1 mobile apps, cryptocurrency, cyber attack and virtual reality. फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वर्ड गिवन है मजे, पेटिया, वनक राय, जो न्यूज में थे, न्यूज में यानी कि ये ट्रेंडिंग में थे, ये किससे रिलेटेड है, ये साइबर अटैक से रिलेटेड है। ये जो वर्ड्स गिवन है मजे एंड पेटिया एंड, ये किससे रिलेटेड है आपके, साइबर अटैक, यानी कि ऑनलाइन जो क्राइम हो रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन, आई सॉरी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारी हैक हो जाती है, इस टाइप के जो वर्ड यूज किए जा रहे थे वो साइबर अटैक के लिए यूज किए जा रहे थे, जो कि लास्ट कुछ टाइम में न्यूज में ट्रेंडिंग में थे, राइट। तो ये साइबर अटैक से, यानी कि ऑनलाइन जो अपराध होते हैं, जो क्राइम होते हैं, वो साइबर अटैक्स होते हैं, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 12. National Coordinator of SOYAM have been appointed in order to ensure that best quality contents are developed and disseminated. In this context, which of the following are correct at Mitch? National Coordinators जो स्वयं के National Coordinators, इसमें से कौन सा करेक्ट है? AICT इंजीनियरिंग एजुकेशन, CEC अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, NCERT टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम,
UGC non-technical postgraduate education. Choose the correct answer from the options given below. फ्रेंड्स स्वयं के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं टोटल 9 जो है वो स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स है, राइट. सो सीईसी जो होता है वो अंडर एजुकेशन के लिए है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए सीईसी है. एनसीईआरटी टीचर के ट्रेनिंग के लिए नहीं है, टीचर ट्रेनिंग के लिए अलग है. तो एनसीईआरटी जो है वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसीलिए हमारा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा. यूजीसी नॉन टेक्निकल है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है, तो डी जो होगा वो राइट हो जाएगा. तो आंसर जो हमारा बनता है ऑप्शन नंबर 4. एआईसीटी जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, ओनली टेक्निकल से रिलेटेड है, राइट. तो ए भी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. पी एंड डी इज द राइट आंसर. तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेटर्स के बारे में. टोटल कोऑर्डिनेटर है स्वयं के 9. ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. तो हमारी कंट्री के डिफरेंट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट यानी कि आईआईएम, आईआईटीज, एनआईटीज, जो हमारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है कंट्री के, वो इस टाइप के कोर्स को डिलीवर करते हैं, राइट. तो एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो स्वयं के अंदर सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज को डिलीवर करता है, राइट. एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग फॉर इंजीनियरिंग के लिए है हमारे एनपीटीईएल. ऑप्शन में आपको दिया था एआईसीटी इंजीनियरिंग, तो एनपीटीईएल होना चाहिए था, एनपीटीईएल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है. यूजीसी नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए. सीईसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, यानी कि बीएससी बीकॉम इस टाइप के. एंड एनसीईआरटी नेशनल एजुकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर, ये स्कूल एजुकेशन के लिए है, राइट. स्कूल एजुकेशन के लिए है एनसीईआरटी. एनआईओएस भी स्कूल एजुकेशन के लिए है. इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आउटसाइड यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए है. आईआईएम भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, ये भी इसका कोऑर्डिनेटर है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए. आईआईएम बैंगलोर जो है स्वयं का कोऑर्डिनेटर्स है. तो ये 9 कोऑर्डिनेटर है जो स्वयं के थ्रू जितने भी कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, ये 9 जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनको कोऑर्डिनेट करते हैं. एनआईटीटीआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इस टाइप के हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूट है, यानी कि जो प्रोफेसर है, टीचर्स है, फैकल्टी है, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. तो टोटल 9 कोऑर्डिनेटर्स है, आप ध्यान में रखिएगा, 9 कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं. 9 कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं, राइट. सो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 4th, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Given below are two statements. Statement number 1. Artificial intelligence learns from changing circumstances, whereas virtual reality is an artificially created environment used to give a feeling of being there. Statement number 2. QR is a type of more sophisticated barcode which use a matrix of dark squares on a light background stands for quick reaction. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न फ्रॉम चेंजिंग सर्कमटेंसेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सीखते हैं कुछ जो सर्कमटेंसेस जो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में. Whereas virtual reality is an artificially created environment. वर्चुअल जो रियलिटी है वो इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है. स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो राइट होगा. यूज टू गिव अ फीलिंग ऑफ बीइंग देयर, यानी कि आपको वो फीलिंग आती है कि इट्स अ वर्चुअल रियलिटी. एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट. क्यूआर यानी कि हम जो क्यूआर का यूज करते हैं, मोर सोफिस्टिकेटेड बारकोड विच इज मैट्रिक्स ऑफ डार्क स्क्वायर, ये सोफिस्टिकेटेड नहीं है, नेगेटिव वर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है. तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि
क्यू आर मोर सोफिस्टिकेटेड है, यहाँ पे हम डार्क स्क्वायर और लाइट बैकग्राउंड होता है, या हम इसमें क्विक रिएक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, स्टैंड्स फॉर क्विक रिएक्शन। तो ये जो हो जाएगा वो रॉन्ग, एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 14. Statement number 1. A private university is established through a state or central act by a society registered under the Societies Registration Act. Statement number 2. The chancellor of a private university is appointed by the chief minister of the state or prime minister of the country as the case may be. जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं फ्रेंड्स, इस्टेब्लिश थ्रू स्टेट और सेंट्रल एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। 2. The chancellor of a private university is appointed by the chief minister of the state or prime minister of the country as the case may be. प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चांसलर को चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर किसको अपॉइंट करते हैं? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के चांसलर को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राइट। अब फ्रेंड्स, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पीएम जो होते हैं वो उसके चांसलर हो सकते हैं, पीएम जो होते हैं वो उसके चांसलर होते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो उसका जो चांसलर होगा वो होगा गवर्नर, राइट। बट गवर्नर या कोई किसी एमिनेंस पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चीफ मिनिस्टर और मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑनर के पास में अथॉरिटी होती है, राइट। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following are the characteristics of non-conventional learning? Option number A. Control and assess by the teacher, learner oriented, based on lecture method, no fixed curriculum, cost effective. नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का बोला गया है फ्रेंड्स। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग जो होती है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लर्निंग, ये नॉन कन्वेंशनल है। फेस टू फेस जो हम क्लासरूम में जो लर्निंग करते हैं, क्लासरूम में जो लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग होती है। कंट्रोल एंड असेस बाय द टीचर, नॉन कन्वेंशनल को टीचर कंट्रोल और असेस नहीं करता, टीचर किसको असेस करता है? कन्वेंशनल को, राइट। लर्नर ओरिएंटेड, नॉन कन्वेंशनल लर्नर ओरिएंटेड होती है, बी इज द राइट आंसर। बेस्ड ऑन द लेक्चर, ये लेक्चर मेथड नहीं होती, लेक्चर मेथड हम कन्वेंशनल को बोल सकते हैं। नो फिक्स, इसका कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, स्टूडेंट्स को जहां से, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना है एक्सेल में या फिर एनालिटिक्स में या किसी भी टॉपिक पे, तो स्टूडेंट्स के पास में फ्रीडम है कि ऑनलाइन वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, तो कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है उसके लिए। कॉस्ट इफेक्टिव, यस ये कॉस्टली होती है, B, D is the right answer. Option number 3 is correct. So 15 का आंसर हो जाता है 3, B, D, E. Next question number 16. Which informal policy is committed in the following argument? The quality of higher education in our country has been declining for years. Therefore, we can conclude beyond doubt that university teachers are not doing their job these days. Option number 1, false cause, slippery slope, hasty generalization, straw man. ये आपकी पॉलिसी से क्वेश्चन है, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल पॉलिसी, इसे हम बोलते हैं पॉलिसी, इनफॉर्मल पॉलिसी। 2 टाइप की पॉलिसी होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज आवर कंट्री, हमारे कंट्री की हायर एजुकेशन की क्वालिटी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, यानी कि वो कम होती जा रही है फॉर इयर्स। देयरफॉर वी कैन, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं बियॉन्ड द डाउट दैट यूनिवर्सिटी टीचर आर नॉट डूइंग देयर जॉब दिस डेज, टीचर जो है वो अच्छे से जॉब नहीं कर रहे हैं यूनिवर्सिटी। ये नहीं कि ये कह रहा है कि अगर
हायर एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो कम हो रही है, क्वालिटी खराब हो रही है, तो हम ये जज कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर है वो अच्छे से अपने जॉब को नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये रीजन ही गलत है, तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स पॉज, यानी कि रीजन जो दे रहा है स्टेटमेंट का वो रॉन्ग है। ऐसा जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन की क्वालिटी अगर खराब हो रही है तो टीचर अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हो सकता है स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरी हो या फिर कुछ और सिचुएशन हो सकता है, तो ये हो जाता है फॉल्स कॉज। ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट। अब स्लिपरी स्लॉप पॉलिसी क्या होती है फ्रेंड्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका मैं एक एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में भी दिया था, अगर हम ये जज करें कि कोई पर्सन बाइक चला लेता है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि उसको एरोप्लेन भी आता है या उसको बस भी चला लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, राइट? इसमें हम अजम्पशंस लगाते हैं, हैस्टी जनरलाइजेशन। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रिया नाम की लड़की जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती क्लास में, तो हम ये जज कर ले कि प्रिया नाम की जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं होता है, राइट? सो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। कॉज जो है वो रॉन्ग है, यानी कि रीजन रॉन्ग है। Question number 17. When I asked my friend for my way about his residence over the phone, which of the following instrument of knowledge is used by me to hear and understand what my friend says as per classical Indian school of Nyaya? Logic, perception, प्रत्यक्ष, inference, अनुमाना, postulation, अर्थपति, verbal testimony, शब्दा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब When I ask my friend to for my way, अगर मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ मेरे वे के बारे में, यानी कि रास्ते के बारे में, अबाउट हिज रेसिडेंस, कि वो कहाँ पे रहता है, ओवर द फोन कॉल पे अगर मैं पूछ रहा हूँ उसके घर का रास्ता, यानी कि वो कहाँ पे रहता है उसका एड्रेस मैं जानना चाहता हूँ, तो ये होता है परसेप्शन। यानी कि जो चीज अगर हमें फिजिकली प्रेजेंट है, जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे वे की बात हो रही है, वे रास्ता फिजिकली प्रेजेंट है जिसको मैं देख सकती हूँ अपनी आईज से, जो प्रत्यक्ष है, यानी कि वो जहां पे रहता है उसके रास्ते को हम देख सकते हैं। फोन कॉल पे वो पूछ रहा है यानी कि हम उसको देख सकते हैं, वो चीजें ऑलरेडी है, तो वो होता है प्रत्यक्ष। अनुमाना यानी कि हम अपने अजम्पशन के बेसिस पे अनुमान लगाते हैं किसी को, ये परफेक्टली ट्रू नहीं होता, अजम्पशन होता है। पोस्टुलेशन अर्थपति, वर्बल टेस्टिमनी शब्दा यानी कि टेक्स्ट वर्ड्स, राइट? सो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, परसेप्शन, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following sources of knowledge, according to classical Indian school of logic, is defined as a statement of trustworthy person अब तक वो एंड कंसिस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। ऑप्शन नंबर आंसर भी आपके सामने आ गया है। सो शब्द अनुमाना, उपमाना एंड अनुपलब्धि। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सोर्स ऑफ नॉलेज है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक जो ट्रस्टवर्दी को डिफाइन करता है। किसी भी कोई भी पर्सन अगर ट्रस्टवर्दी है, हम ट्रस्टवर्दी को कैसे अनुमान के बेस पे करेंगे? नहीं, अनुमान हमारा कभी भी ट्रस्ट को शो नहीं करता। उपमाना का मीन्स होता है दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन है, यानी कि हम बोले ए और बी में कंपैरिजन करना है, तो ये उपमाना हो जाएगा। अनुपलब्धि यानी कि कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल, अनुपलब्ध है, नॉट अवेलेबल, तो शब्द हो जाएगा। ट्रस्टवर्दी, हमको किसी पर्सन के किससे ट्रस्ट आता है? उसके वर्ड्स पे, जो वो बोल रहा है, तो वो होगा शब्द ट्रस्टवर्दी। ऑप्शन नंबर वन इज राइट। सो ट्रस्टवर्दी पर्सन, हाँ, कोई पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं वो हम कैसे जज करेंगे? कि वो जो बोल रहा है उसके वर्ड से हम जज करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा शब्द। अनुमाना अजम्पशन होता है, अनुमान लगाना। पाना कंपैरिजन करना। अनुपलब्धि यानी कि अगर मैं बोलूं कि टेबल पे पॉट नहीं है, यानी कि पॉट वहां पे अनुपलब्ध है, कोई चीज का उपलब्ध ना होना या अवेलेबल ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following statement is logically equivalent to the statement some plants are carnivorous organism
Option number 1, no carnivorous organism are plants. Some plants are non-carnivorous organism. Some plants are non-carnivorous organism. Some plants are not non-carnivorous organism. इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंट, तब हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर आपसे बोला जा रहा है इक्विवेलेंट यानी कि कौन से ऑप्शन इसके इक्विवेलेंट है, तब हम करते हैं कंट्रापोजिशन, ऑबवर्जन, कन्वर्जन. सम प्लांट्स आर कॉर्निवरस ऑर्गेनिज्म, तो इसका ऑबवर्जन हो जाएगा सम प्लांट्स आर नॉट नॉन कॉर्निविज्म. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ये इसका ऑबवर्जन है, सम प्लांट्स आर नॉट नॉन कॉर्निवरस. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आपको बताना है इक्विवेलेंट, तो फ्रेंड्स इसके जो कॉन्सेप्ट होता है इसे हम बोलते हैं कन्वर्जन, ऑबवर्जन, कंट्रापोजिशन. ये लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक है. अगर मैं बोलू नो ए आर बी, तो इसका जो कन्वर्जन होगा नो बी आर ए, यानी कि बी को जस्ट यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दिया. आई को बोलते हैं सम, यानी कि सम ए आर बी है तो सम बी आर ए. जब कन्वर्जन बोला जाए कि नो ए आर बी, तो डायरेक्टली बी और ए के प्लेस चेंज हो जाएंगे. ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे बी और ए के प्लेस चेंज हो जाएंगे. माइनर टर्म और मेजर टर्म के प्लेस चेंज हो जाते हैं कन्वर्जन में. कन्वर्जन का मीन्स होता है मेजर टर्म और माइनर टर्म को सिर्फ आप रिप्लेस कर देंगे, नो और सम क्वालिटी और क्वांटिटी उनकी एज इट इज रहेगी. अब हम बात करते हैं ऑबवर्जन की. यहाँ पे जब कन्वर्जन की बात करेंगे तो आप स्विच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सिर्फ आप स्विच करेंगे, इधर उधर नो और ऑल एज इट इज वैसे की वैसे रहेंगे. राइट. अब हम बात करते हैं ऑबवर्जन की. तो चेंज द क्वालिटी, रिप्लेस प्रेडिकेट टर्म एंड टर्म कॉम्प्लीमेंट. बोल रहे हैं क्वालिटी, क्वालिटी को चेंज करना है हमें, क्वालिटी को चेंज करना है. राइट. क्वालिटी यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव. ऑल, नो, सम, इसको बोलते हैं हम क्वांटिटी. तो यहाँ पे किसको चेंज करने की बात हो रही है ऑबवर्जन में? क्वालिटी को. क्वालिटी का मीन्स होता है ऑल. ऑल क्या है? पॉजिटिव. अब हम इसको ऑल को क्या कर देंगे? नो, यानी कि इसकी क्वालिटी को चेंज कर देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव. तो ऑल ए आर बी हो जाएगा ऑबवर्जन में, नो ए आर नॉन बी, यानी कि हमें यहाँ पे नॉन भी लगाना है. नो ए आर बी, तो इसकी क्वालिटी चेंज करके हो जाएगी ऑल ए आर नॉन बी. राइट. हमें इसकी क्वालिटी, क्वालिटी का मीन्स होता है नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. क्वांटिटी का मीन्स होता है ऑल, नो, सम. सम ए आर बी, सम ए आर नॉट नॉन बी हो जाएगा. सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी, ये होता है ऑबवर्जन. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रापोजिशन की. स्विच सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को स्विच करना है. ये आगे वाला होता है सब्जेक्ट, ये होता है बी प्रेडिकेट. एंड रिप्लेस ईच विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट के साथ में रिप्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, तो ऑल नॉन बी आर नॉन ए. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स है बी और ए, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और उनके साथ में नॉन लग जाएगा. ऑल ए आर बी, ऑल नॉन बी आर नॉन ए. ऑल ए आर नॉट बी, सम ने ए आर नॉट बी, तो सम नॉन बी आर नॉट नॉन ए. तो नॉन लगाना है, यानी कि हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट्स के साथ में रिप्लेस करना है. तो ये होता है कॉन्ट्रापोजिशन. जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए इक्विवेलेंट, तब आप ये लॉजिक लगाएंगे, कन्वर्जन, ऑबवर्जन एंड द कॉन्ट्रापोजिशन. मे आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू. Next, last question, question number 20. Which of the following statement are contrary to each other as per traditional square of opposition? मैंने आपको बताया है ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ए ई आई ओ यू. ए मीन्स ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स सम नॉट.
ऑप्शन आपके पास गिवन है, हमें बताना है कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी हम किसको बोलते हैं, ए और ई को। ये जो होता है ये होता है सब कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी हो जाएगा आपका ए एंड ई, यानी कि ऑल और नो। ऑल प्लांट्स आर ऑक्सीजन एंड नो, सम नहीं होगा, सम नॉट भी नहीं होगा, नो प्लांट आर ऑक्सीजन। ए एंड डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। कॉन्ट्रेरी पूछा गया है तो राइट हो जाएगा ए एंड डी। सो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं हम। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में फोर टर्म्स होते हैं, ए ई आई ओ। इसको ए को बोलते हैं एल, सॉरी ए को बोलते हैं ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, ओ मीन्स सम नॉट। अगर हम ऊपर ए टू ई जाते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रेरी। जब हम नीचे आई टू ओ जाते हैं इसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी। जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ जाते हैं, ऑल से ए से लेके ऑल से सम, इसे बोलते हैं सबअल्टर्न। राइट हैंड साइड पे भी जब हम वर्टिकली जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम सबअल्टर्न। अब ये जब हम क्रॉस में जाते हैं, ए और ओ और सम और नो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, सो मैं आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसी तरीके से मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट जो मैं 100 MCQ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बने रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव